एवरीबडी, वेलकम बैक टू माई क्रॉप टॉक। आई एम मानसी एंड आज हमारे साथ हैं स्वाति मैम। वेडनेसडे स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज ये और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जो कि स्वाति मैम आपको बताएंगी। आज हम डिस्कस करेंगे हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ साइंस जॉब, जिसमें हमारा मेन फोकस तो रहेगा माइक्रो और बायोटेक्नोलॉजी पे, पर जितने भी और लाइफ साइंस की फील्ड्स हैं उन पे भी हम बात करेंगे, यानी कलेक्टिवली ये सभी की रियलिटी होगी। और ये जो वीडियो है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी जॉब्स होती हैं और रियलिटीज़ भी सभी की होती हैं, तो हमने इसको मेजर जो कैटेगरीज बनाई हैं वो 3 बनाई हैं। पहले एकेडमिक जॉब्स, जिसमें स्कूल कॉलेज सभी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल जॉब एंड थर्ड कैटेगरी हमारी रिसर्च जॉब्स या फिर रिसर्च के बारे में। तो हम आज डिस्कस करेंगे एकेडमिक्स एंड इंडस्ट्रियल के बारे में। एंड लास्ट वाला जो इससे नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम आपके सामने डिस्कस करेंगे रिसर्च वाली या फिर रिसर्च से रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं या फिर पीएचडी भी अगर आप कर रहे हैं तो ये उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जैसे कि, तो हम एकेडमिक से शुरू करने वाले हैं और एकेडमिक में स्कूल से शुरू करेंगे क्योंकि जो एकेडमिक जॉब्स हैं वो स्कूल एजुकेशन से शुरू हो जाती हैं। तो स्वाति मैम को थोड़ा एक्सपीरियंस है उसका, तो स्वाति मैम हमें बताएंगी। देखिए, स्कूल की अगर हम बात करें तो स्कूल में हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, मतलब 3 लेवल्स होते हैं। एक होता है पीआरटी यानी कि प्राइमरी, दूसरा होता है जूनियर और तीसरा होता है हमारा सीनियर सेकेंडरी। तो यहाँ पे अगर आप पीआरटी टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग एस्पेक्ट है, क्योंकि उसमें हम आप या तो 12th करते हैं या कोई उसके बाद ट्रेनिंग करते हैं, 12th के बाद उसको छोड़ देते हैं। अगर हम जूनियर और पीजीटी लेवल की बात करें, यानी जूनियर और सीनियर सेकेंडरी की बात करें, तो 6 to 10 हमारे जूनियर सेक्शन होता है, ठीक है। उसके आगे 11 12th हमारा सीनियर सेकेंडरी होता है। तो अगर आप एक जूनियर टीचर बनते हैं, यानी कि जूनियर को पढ़ाने के लिए आप टीचर बनते हैं, तो आप एक टीजीटी टीचर कहलाते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बीएससी प्लस आपकी बीएड होनी चाहिए और कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप पीजीटी बनते हैं तो एमएससी प्लस बीएड होना चाहिए, इस तरीके की बात है। बट यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी डिस्कस नहीं करें, हम बात करें रियलिटी की। हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप स्कूल टीचर बनना चाहते हैं तो आपके यहाँ पे 2 सेक्शंस होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर और दूसरा होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो इन 2 सेक्टर में प्राइवेट में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी आसानी से, इतना कोई मुश्किल नहीं होता प्राइवेट स्कूल में एक टीचर बनना, ठीक है। बस आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप वहाँ पे जाएंगे, डेमो देंगे, अगर डेमो आपका सही होगा, टीचिंग स्किल्स होंगे, तो आपको वो रख लेंगे एज अ टीचर, ठीक है। बस वहाँ पे क्या है कि सैलरी कम है, ठीक है। इशू सबसे ज़्यादा आता है सैलरी का, कि सैलरी वहाँ पे कम होती है और वर्कलोड ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो उनके स्कूल में, उसके लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट टीचर चाहिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। तो यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम है। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, हम दोनों लेवल की बात करें टीचर्स के लिए, चाहे आप पीजीटी बने टीजीटी बने, प्राइवेट सेक्टर का यही प्रॉब्लम है कि मनी कम है, पैसा कम है और काम ज़्यादा है। जबकि अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास टीजीटी के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, फिर आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, दोनों ही चीज़ों के लिए एग्जाम देना पड़ता है पहले और फिर इंटरव्यू होता है। तो एक तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हेक्टिक है, लॉन्ग प्रोसेस है, और वैकेंसी बहुत बहुत दिनों में आती है। आपको पता ही है गवर्नमेंट का क्या होता है कि बहुत लंबा प्रोसीजर चल जाता है और बहुत टाइम लग जाता है इस काम में। तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आपको इमीडिएटली जॉब चाहिए तो आपको प्राइवेट में ही करना पड़ेगा, है ना। और प्राइवेट में सैलरी नहीं है, और सरकारी में अगर सैलरी है तो समय बहुत ज़्यादा लगता है, और कई बार करप्शन वाली बात भी आ जाती है कि जैसे कि जो एडेड स्कूल्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि ब्राइब सिस्टम चलता है, कि अगर आप मेरिट में भी आ जाते हैं या अगर आप एग्जाम भी दे देते हैं उसके बाद भी आपको ब्राइब करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। जो प्योर गवर्नमेंट होते हैं वहाँ पे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो वहाँ पे प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इसलिए ये भी प्रॉब्लम आती है। तो आप वेल एजुकेटेड हैं उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी इस सेक्टर में। तो ये तो बात हुई स्कूल की। अब हम बात करते हैं, हिमांशी मैम हमें बताएंगी कि कॉलेज में क्या सीन है, मतलब कॉलेज में किस तरीके से होता है जॉब का। मेरे को मेरी जो एमएससी है वो 2018 में कंप्लीट हुई थी। आई एम एमएससी प्लस नेट। तो अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ पीजी कॉलेज में एज अ लेक्चरर वर्क करती हूँ। और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे ख्याल से मेरा 3.5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया अभी इस फील्ड में, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस वाली फील्ड में भी, ठीक है। कुछ सिमिलर है स्कूल एजुकेशन की तरह ही, जैसे कि क्या होता है ना कि स्कूल में अगर आप एडिड कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ब्राइब देनी पड़ती है, ठीक है। और स्पेशली जो बायोटेक्नोलॉजी है या माइक्रोबायोलॉजी है उसकी गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत 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 कम है, ठीक है। मैं कहूँगी कि स्कूल में ज़्यादा वैकेंसी है बट कॉलेजेस की तो बहुत ही ज़्यादा कम वैकेंसीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, या फिर मैं कहूँगी कि जो एक तरीके से नेग्लिजिबल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनमें जो वैकेंसीज होती हैं वो ना के बराबर निकलती हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे प्रोफेसर पहले से ही वर्क कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने तो आपको एमएससी होना पड़ेगा, नेट होना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। हालांकि नेट अब कंपलसरी नहीं रहा है,
ठीक है, और पीएचडी होने के लिए, ठीक है, अब आपको पता ही है 2022 की गाइडलाइन जो है उसमें क्या है, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पीएचडी होना कंपलसरी है, बट अगर आप पीजी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एमएससी एंड नेट इनफ है। लेकिन सिर्फ एमएससी एंड नेट होने के बाद अगर आप सच में चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो मैं कहूँगी कि उसकी वैकेंसी इतनी ज़्यादा कम है कि आपके पास चांसेस ही नहीं रह जाते हैं अप्लाई करने के लिए। मैम वैकेंसी के बारे में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि स्कूल्स में भी ना बायोटेक और माइक्रो की वैकेंसी कम आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर बेसिक साइंसेज जो है, जो बॉटनी जूलॉजी है, उनकी ज़्यादा आती है। तो ये वैकेंसी वाली बात तो स्कूल में भी है, जैसे कि कॉलेजेस में सेम जो अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूँ तो उन वाले केसेस में जूलॉजी एंड बॉटनी की एज कम्पेयर टू बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या अदर जो भी अप्लाइड फील्ड्स हैं, उनकी वैकेंसीज जो होती हैं वो बहुत बहुत कम होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। और इतने साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने समझा है, अगर आप प्राइवेट में मतलब एडेड कॉलेजेस में अगर आप अप्लाई करते हैं तो इनमें क्या होता है ना कि ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको सैलरी नहीं देते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। जैसे कि बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं, क्योंकि पीएचडी के ना मार्क्स होते हैं, अगर आप पीजी कॉलेज में भी अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आई थिंक 25 मार्क्स होता है। यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर गवर्नमेंट पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको 30 मार्क्स पीएचडी के होते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे को पीएचडी करनी चाहिए, मेरे को अप्लाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि वैकेंसीज उतनी नहीं है। और इतना पढ़ने के बाद भी, मतलब एमएससी करने के बाद भी और पीएचडी करने के बाद भी अगर आपको किसी को ब्राइब देना होता है, ठीक है, तो ये आपके प्रिंसिपल्स को कहीं ना कहीं बहुत हर्ट करता है, मतलब एक हर्ट करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हर्ट करता है। तो ये वाली चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, ठीक है। मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, लेकिन आप बताइए, आप इतना पढ़े लिखे हैं, उसके बाद आपको 30, 40, 50 लाख ब्राइब में देने पड़ते हैं जिससे कि आपको एक जॉब लगे। तो मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात होगी, ठीक है। 5 साल पीएचडी में आप अपना टाइम लगाते हैं, फिर उसके बाद ब्राइब देते हैं और उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। तो मेरे को लगता है ब्राइब सिस्टम को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए। कम से कम हम जैसे एजुकेटेड लोगों को इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली जो जनरेशन है, ठीक है, और एज अ टीचर, ठीक है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भी एक तरीके के टीचर होते हैं, तो हम अपनी स्टूडेंट्स को ही क्या सिखाएंगे अगर हम इन सब चीज़ों को प्रमोट करेंगे, ठीक है। इससे अलग हम कोचिंग सेंटर्स भी खोल सकते हैं, ठीक है, एकेडमिक फील्ड से ही अगर हम कनेक्टेड रहना चाहते हैं। तो आप बताइए मैम, आपका क्या एक्सपीरियंस है कोचिंग सेंटर से रिलेटेड? देखिए, कोचिंग सेंटर में यहाँ पे जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अब जैसे ही जब से कोरोना आया तो ऑनलाइन भी बहुत फेमस हो गया है। तो ऑनलाइन भी कोचिंग सेंटर्स, मतलब नॉर्मल क्लासेस, डाउट सेशंस और बहुत सारे ऐप्स ऐसे भी हैं जिसमें कि सिर्फ आप डाउट एक्सपर्ट होते हैं। तो ऑनलाइन जॉब्स भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई हैं और ऐसा नहीं कि वो आपको पे नहीं करते, पे करते हैं और आप अपने घर से ही काम कर सकते हैं। तो एक एडवांटेज है। तो ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप लोग भी जानते हैं इस बात का। आप ऐसे टीचर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके भी प्लस और माइनस है। जैसे कि मतलब ये है कि आप वहाँ पे काम तो करते हैं पर आप उनके अंडर में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उनके लॉस को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो सही हो या गलत हो। और उसी चीज़ में फिर हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी है कि ऑफलाइन कोचिंग में आप जाते हो अगर, तो वहाँ पे भी आपको अपने कोई इंडिविजुअलिटी एज सच आपकी नहीं होगी। मतलब आप एक टीचर होंगे, आपको रिस्पेक्ट किया जाएगा, पर जो आपका हेड होगा यानी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का मालिक होगा उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, चाहे फिर वो जस्ट हो या अनजस्ट हो। ये वाली बात होती है। मैम आप बताइए, आपको क्या लगता है इसमें? वही, अगर हम किसी के अंडर में काम करते हैं, ठीक है, अगर आप अपना एक न्यू कोचिंग सेंटर अपने आप से स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो एक टाइम होता था कि आपको, मेरे ख्याल से अगर आपको अपना कोचिंग सेंटर खोलना है, क्योंकि अब कमर्शियलाइज हो गया, अब सब कुछ एक बिजनेस बन गया है ना, लोग अर्न कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, वो इतना एडवर्टाइजमेंट करते हैं खुद का, तो मोस्टली जो बच्चे हैं वो किसकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उनकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और बहुत इससे लगा, अगर आपको चाहिए कि कोचिंग में आए बच्चे आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई स्कूल या कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, देन उनसे आप बात कर सकते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आप अपना खोलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एक तरीके से बच्चे आपसे डेमो ले रहे हैं, ठीक है, या फ्री डेमो क्लासेस रखिए, ठीक है। तो और इनसे लगा आप स्कूल कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये कहूँगी कि आपको खुद को सेल्फ रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी खामियां हैं हमारे सिस्टम में, लेकिन मैं कहूँगी कि एकेडमिक्स वाली जॉब का एक फ़ायदा ये भी होता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास हमारी पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा टाइम, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होता है। अगर आप एकेडमिक्स में किसी भी पोस्ट पे जाते हैं, आपको अपने लिए समय मिलता है और इंटरेस्टिंग भी है ये जॉब, और आपको हॉलीडेज भी प्रॉपर मिलते हैं सभी फेस्टिवल्स के लिए, ठीक है। जबकि हम बात करें इंडस्ट्रियल जॉब वगैरह की, तो उसमें इतना टाइम आपको नहीं मिल पाता अपनी फैमिली के लिए या अपने खुद के लिए, ठीक है। तो आप अपनी बाकी चीज़ें भी, अपने बाकी पैशंस जो होते हैं उसको कंटिन्यू कर सकते हैं विद एकेडमिक जॉब्स। और इससे अलग, हाँ आप बताइए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अर्निंग आपकी ठीक ठाक हो जाती है कोचिंग में। अगर आप जाते हैं और किसी अच्छे कोचिंग सेंटर में आप चले जाते हैं, तो अगर आपकी वैल्यू बन जाती है तो अर्निंग आप बहुत अच्छी करते हैं। और फिर आप अपना भी सेंटर हाँ, आपका अपना भी फेस वैल्यू बन जाती है वहाँ पे। जैसे अगर आप आकाश में जाके पढ़ाना शुरू कर दें,
आकाश एक बहुत ही फेमस कोचिंग है, तो अगर वहाँ पे आप पढ़ाना शुरू कर दें तो अगर आपकी वहाँ पे विजिबिलिटी बन जाती है, फेस वैल्यू बन जाती है, तो आप अपना अलग भी कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मनी तो है एजुकेशन सेक्टर में, ये तो कहने वाली बात है कि हाँ मनी है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के बारे में शेयर करूँगी मैं। देखिए मैंने आपको जैसे बताया प्राइवेट जॉब्स में, ठीक है, एकेडमिक्स की पैसा कम है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस जब तक आप अपना बिजनेस यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ, कोचिंग की, क्योंकि कोचिंग आजकल क्या हो गया है, बिजनेस हो गया है। ठीक है, आप बच्चों को, और मेनली कोचिंग का एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी मैम, आजकल कोचिंग्स का मेन मोटिव रह गया है मार्क्स लाना। ठीक है, आप देखते होंगे कि जब भी कोचिंग सेंटर, मतलब कोई भी एग्जाम क्लियर होने वाला होता है उससे पहले कोचिंग सेंटर्स क्या करते हैं ना, अपने अपने बच्चों के नाम लिखना शुरू कर देते हैं, हमारे को इतने नंबर मिले। जो रियल इंटेलिजेंस है उस पर उसको कोई फोकस करना ही नहीं चाहता है। ठीक है, उनको लगता है इतने मार्क्स आ गए, इतने मार्क्स आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं। मतलब जो मार्क्स हैं वो इंटेलिजेंस को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो सबका मेन फोकस क्या रह गया, चाहे वो रटवा के करवाएं बच्चों को या कैसे भी करवाएं, वो बस बच्चों के मार्क्स चाहते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे भी आजकल यही चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंसी है वो ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट इंडस्ट्री वाले की जॉब के बारे में बात करेंगे, तो इंडस्ट्री में भी 3 टाइप के जॉब होते हैं। ठीक है, एक तो गवर्नमेंट हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं, या फिर मैं कहूँगी कि जो ऐसी कंपनी लिमिटेड कंपनीज होती हैं, मतलब जो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिक्स होती हैं, और उसमें भी आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं, देन PhD के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो आप हमें बताइए मैम, ग्रेजुएशन के बाद क्या फ़ायदा क्या होता है जॉब का, या फिर क्या हमें ग्रेजुएशन के बाद जॉब करनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब करनी चाहिए? देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने BSc के बाद ज्वाइन किया, जिनको मैं जानती हूँ, और जिन्होंने MSc के बाद ज्वाइन किया उनको भी मैं जानती हूँ। तो यहाँ पे अगर हम BSc के बाद ज्वाइन करते हैं या BTech के बाद ज्वाइन करते हैं, जैसे BTech बायोटेक होते हैं, उसके बाद अगर हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, पोजीशंस कम निकलती हैं, और अगर निकलती भी हैं तो वो आपको ना एक वर्क फोर्स की तरह समझते हैं, बस आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, क्योंकि आप बहुत ही आपको बहुत छोटा समझा जाता है, क्योंकि आप एज में छोटे ही होते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वो सिर्फ आपको कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं एक तरीके से, यानी कि जो भी आपको काम दिया जाएगा वही आपको करना है, अपना कोई इनोवेशन नहीं आप उसमें कर सकते। तो एज अ पर्सन भी आपकी कोई ग्रोथ नहीं होती वहाँ पे। हाँ, स्किल्स हो सकता है आप सीख जाएं, पर BSc के बाद अगर आप जाते हैं इंडस्ट्री में तो स्किल्स भी इतनी कुछ खास आप जल्दी से सीख नहीं पाते हैं, और सैलरी भी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, सैलरी में आप अनइमेजिनेबल आप कह सकते हैं कि कम है यहाँ पे, और ये तो वैसे तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है, पर जो जितनी सैलरी आपको ज़्यादा देगा वो उतना काम भी आपसे लेगा, ये वाली बात इसमें हो जाती है। हालांकि कुछ एक्सपीरियंस के बाद हमें सैलरीज में हाँ ज़्यादा मिलती है, एक्सपीरियंस के साथ बढ़ जाती है, पर वो ग्रोथ भी इतनी नहीं होती है, क्योंकि आप स्पेशलाइज नहीं है ना किसी भी चीज़ में, ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे। मैम MSc के बाद आप बताइए कि क्या MSc में, क्योंकि ये होता है कि हमारा कोई स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट हमारे पास होता है, उससे रिलेटेड फील्ड में हम क्या करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी कंपनी में हम जॉब ढूंढना शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि अब हमारे पास एक सब्जेक्ट है और कुछ ना कुछ हम स्पेशलाइज, क्योंकि हम मास्टर्स हैं अपने सब्जेक्ट में, तो थोड़ा हमारे अंदर स्पेसिफिकेशन आ जाता है, कुछ टेक्निक्स आ जाती हैं हमारे अंदर, ऑब्वियसली स्किल्स भी डेवलप होते हैं। तो लेकिन जो इंडस्ट्री का एटमॉस्फेयर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम रियलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या रहती है ना कि चलिए जॉब है, आपको काम करना है, ठीक है, वो आपने अपने एक्सेप्टेंस से उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, मतलब आपने अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया है कि हाँ आप ये जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो इंडिविजुअल पर्सन की जो लाइफ होती है वो नहीं रह जाती, क्योंकि सुबह से शाम तक की वो जॉब होती है और कभी कभी आपको बहुत लेट हो जाती है। ठीक है, स्पेशली मैं बात करूँ गर्ल्स के लिए, ठीक है, या वुमेंस के लिए, तो उनके लिए क्योंकि फैमिली को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारी सोसाइटी में, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि वो अपनी फैमिली को भी टाइम दें, अपनी जो वर्क है उसको भी टाइम दें। तो ये सब प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं इस फील्ड में। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है ना कि जो हमारे सीनियर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं ना कि हम लोगों को कोई क्रेडिट नहीं देते हैं इस फील्ड में। ठीक है, मैं एकेडमिक्स की भी बात करूँगी कि क्योंकि उस वाली फील्ड का मेरे को एक्सपीरियंस है, यहाँ पे भी क्या होता है ना, क्रेडिट नहीं मिलता है। ठीक है, जब मैंने MSc की थी मेरे कॉलेज से मुझे कैंपस सिलेक्शन मिला था मेरे ही सिटी की एक कंपनी में, लेकिन मुझे सच में ये लगा कि सुबह से शाम तक का वो जॉब करना, ठीक है, और फिर उसके बाद मेरे पास मेरे बारे में सोचने के लिए भी टाइम ना, क्योंकि उसके बाद हम इतना थक जाते हैं। ठीक है, हमारे पास हमारी फैमिली के लिए टाइम होता है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता खत्म हो है, जाता है, काम ज़्यादा करना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, काम कीजिए, काम करने से हमें नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। और बात करें अगर गवर्नमेंट जो सेक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत सारी, जो उनकी अगर मैं बात करूं तो उनमें मैं कहूँगी कि फिर भी थोड़ा बहुत ठीक हमें देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन टाइमिंग उसकी भी ज़्यादा ही होती है। ठीक है, आप उससे नहीं बच सकते हैं।
और प्राइवेट जॉब में मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट जॉब एक तो मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मैं कहूँगी जॉब्स हैं, ठीक है, जॉब्स मिल भी जाती हैं अगर आप थोड़े से भी वर्क के लिए अपने होनेस्ट होते हैं, स्किलफुल हैं तो मिल जाएगी, ठीक है, भले आपको सैलरी कम मिले, ठीक है, आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन क्योंकि जब आप जॉब करते हैं आपको स्टार्टिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है जॉब मिलना, लेकिन 1-2 साल बाद ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है कि मेरे साथ या फिर आपके साथ वाले जब ज़्यादा अर्न करते हैं या नहीं भी कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पढ़े लिखे हैं, फिर भी अगर आपको वो प्रॉपर सैलरी नहीं मिल पाती तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर देती है। इसमें स्टार्टिंग में इंडस्ट्री में जब हम जाते हैं मैम तो सैलरी कम ही मिलती है, पर जैसे हम धीरे धीरे इस चीज़ में एक्सपीरियंस हो जाता है हमें, और हम इंडस्ट्री कई बार हम स्विच भी करते हैं, तो जब हम जो हमारा एग्जिस्टिंग पैकेज होता है उससे हमें ज़्यादा मिलता है, और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंसड हो जाते हैं ना किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में, तो आप वहाँ के मास्टर हो जाते हैं, तब आपकी वैल्यू भी बढ़ती है। तो यहाँ पे पैसा तो है इंडस्ट्री में, अगर आप एकदम नहीं है, पर जैसे ही आप इसमें एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, 4 या 5 साल आपको हो जाएंगे काम करते हो, तब आपकी सैलरी बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगी, और कुछ दिनों बाद बहुत अच्छी हो जाती है सैलरी। पर चाहे आप किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाए इंडस्ट्री में, एक वर्क प्रेशर तो वहाँ पे रहेगा ही, क्योंकि माहौल ही ऐसा होता है इंडस्ट्री का। कोई भी इंडस्ट्री हम ले लें, फार्मा इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री हम ले, चाहे वो बायो से रिलेटेड है या नहीं है, इंडस्ट्री में थोड़ा सा वर्क प्रेशर रहता है, ये हमने भी देखा है, और लोगों के एक्सपीरियंस से भी हमने ये चीज़ जानी है। सेम ऐसे ही अगर आप पीएचडी के बाद इंडस्ट्री में अप्लाई करते हो तो मैं कहूँगी कि आपको सैलरी अच्छी मिल जाती है, लेकिन इंडस्ट्री में अगर आप जा रहे हैं पीएचडी के बाद, तो देखिए आपने अभी तक अपनी लाइफ के कितने साल बिता चुके होंगे, आई थिंक 26 to 28 ईयर्स आपने वहाँ पर लगा दिए हैं, और अब आपको, क्योंकि आप पीएचडी में बहुत स्पेशलाइज टॉपिक पे वर्क करते हैं, और उस टॉपिक से रिलेटेड एक कंपनी ढूंढना, देन उसमें एक जॉब ढूंढना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और पीएचडी के बाद जॉब ना होना अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रेशरेबल थिंग होती है। क्योंकि अगर मैं लड़कियों के लिए बात करूँ तो आपको पता है कि बीएससी के बाद या एमएससी के बाद बहुत सारे बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे लड़कों के भी, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी, उनके पेरेंट्स वो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं, वो शादी कर लें, ठीक है, और एज अ पर्सन आप भी चाहते हैं कि आपके पास एक अच्छा जॉब हो, ठीक है, क्योंकि आपको भी लगता है कि कुछ ना कुछ अर्निंग आपकी होनी चाहिए शादी से पहले, ठीक है, तो आप वो प्रॉपरली नहीं कर पाते हो, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी एज हो गई है 28, ठीक है, 30 की एज तक आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको टाइम मिलेगा, 30 की एज तक आप लोगों की शादी हो जाती है, तो आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है अपने लिए और अपनी लाइफ को प्रॉपरली सेटल करने के लिए। तो ये सब चीज़ें ना एक इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं हमारी लाइफ में। बट मैं ये कहूँगी कि आप अप्लाई कीजिए, गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई कीजिए, जो प्राइवेट जॉब्स होती हैं उनके लिए भी अप्लाई कीजिए, क्योंकि सबसे बुरा होता है सेल्फ रिजेक्शन, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वो कंपनी आपको मना करेगी, ठीक है, लेकिन आप खुद से खुद को मना कर देते हैं कि यहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे नहीं होगा, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी होती है, ठीक है। ये वीडियो हमने रियलिटी के लिए बनाया है, लेकिन डीमोटिवेट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया है, ठीक है। मैम इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि देखिए किसी भी जॉब के लिए ना डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगी स्किल्स होती हैं। डिग्री तो होनी चाहिए क्योंकि वो आप एलिजिबिलिटी पूरी नहीं करेंगे उस जॉब की, पर कई बार कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं आपके पास अगर उस चीज़ में डिग्री भी नहीं है ना, जैसे मान लीजिए आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं पर आप पीसीआर पे मास्टर हो गए क्योंकि आपने उसमें डिप्लोमा कर लिया या कोई भी आपने 1 साल का कोर्स कर लिया, तो वो आपको रख लेंगे ओवर जिसके पास उससे रिलेटेड डिग्री है पर स्किल नहीं है, क्योंकि उनको काम चाहिए। इंडस्ट्री में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एरिया में जाते हैं, डोमेन में जाते हैं, स्किल्स पे जरूर 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 वर्क करें, ठीक है। और मैं एक्सपीरियंस की बात बताऊं, मतलब कि कैसा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, मैंने जैसे कि एकेडमिक्स में भी जॉब किया है, ठीक है, इतने टाइम से जॉब कर रही हूँ, और मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में जॉब करती हैं, तो उनके एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो एकेडमिक्स में जॉब करने का जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो यही होता है कि एक तो हमें लगता है कि ग्रोथ नहीं है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो अब से 4-5 साल बाद भी आपकी सैलरी में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है, आप उसी जगह पर मूव कर रहे हैं। जबकि इंडस्ट्री में मैं बात करूँ तो आपकी सैलरी कुछ टाइम बाद अच्छी हो जाती है, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री में आपको टाइम बहुत ज़्यादा अपना इन्वेस्ट करना पड़ता है, बट अकेडमिक्स में उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, हमें हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाता है, ठीक है। और उससे लगा आप चाहें तो आप कुछ भी छोटा मोटा शुरू कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस जॉब में रहते हुए ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था, जो कि मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने मोटिवेट किया था इसके लिए कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए, तो यस, लॉकडाउन वाले टाइम पे। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं इंडस्ट्री में। जैसा मेरी फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस रहा है, उनको ये बहुत ज़्यादा लगता है, स्पेशली जो मैरिड गर्ल्स हैं उनको, क्योंकि उनको अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। इंडस्ट्रीज़ के अपने रूल्स होते हैं, ठीक है, और हमें लगता है कि स्टार्टिंग में बहुत जल्दी पैसे बढ़ जाएंगे। जब तक आप स्विच नहीं करना सीखेंगे ना, तब तक जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती है वहाँ पर भी। या तो आप एक अच्छी एमएनसी को ज्वाइन करें, ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी हो, ठीक है, और अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में अगर आप सोचते हैं, मतलब
जॉब लाइफ से अलग एज अ पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। तो वो ग्रोथ कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाती है आपकी, ठीक है। तो आपको क्या लगता है मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो मैम आपने बिल्कुल सही चीज़ कही, मैम ने हर एक पॉइंट हालांकि कवर कर लिया है, बट मैं इसमें बस इस बात को ये कह के कंप्लीट करूँगी कि अकेडमिक्स में रहते हुए पैसा आपको प्राइवेट में कम मिलता है, गवर्नमेंट में अच्छा मिलता है। तो प्राइवेट में अगर आप कर रहे हैं जॉब और अगर आप अपना कुछ खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेटर होगा कि आप अकेडमिक्स में रहें और चाहे प्राइवेट ही मिले और वहाँ पे अपना कुछ स्टार्ट करने के लिए आपको आराम से समय मिलेगा, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ नौकरी ही करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर प्राइवेट की बात करें, अगर गवर्नमेंट में आपको अकेडमिक्स में मिलता है देन इट्स गुड, और अगर आप वैसे जाना चाहते हैं प्राइवेट जा रहे हैं तो फिर इंडस्ट्री में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या अगर लाइफ साइंस की जूलॉजी बॉटनी के कंपेयर में बात करूँ तो लाइफ साइंस में जो जूलॉजी है, बॉटनी है, बायोकेमिस्ट्री है, ये जो फील्ड्स होती हैं इनके प्राइवेट में ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के कंपेयर में बात करूँ। जबकि जो हमारे बेसिक कोर्सेज हैं जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, इनके जो डिमांड रहती है वो गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ी ज़्यादा रहती है। हाँ, तो मैम का कहने का मतलब यही है कि अकेडमिक्स में इनके डिमांड थोड़ी ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि हर एक कॉलेज में ये कोर्स मिलते ही मिलते हैं। जबकि अगर इंडस्ट्री में हम बात करें तो इंडस्ट्री में इनका कोई भी स्कोप नहीं है। बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इन सब के स्कोप हैं हमारे इंडस्ट्री में। इसमें बॉटनी जूलॉजी का स्कोप नहीं होता है, कम होता है, मतलब बहुत कम होता है। तो ये एक एडवांटेज होता है हमारा, अगर हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी करते हैं, तो इंडस्ट्री में स्कोप है और ग्रोथ भी अच्छी है। बट अकेडमिक्स में जो है थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी हमें बॉटनी जूलॉजी की देखने को मिलती है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करूँगी कि जो गवर्नमेंट जॉब, इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरा एमएससी हुआ था उसी साल एक वैकेंसी निकली थी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीएसआई में, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की कुछ पोस्ट निकली थी। और मेरे को लगता है उस वैकेंसी को निकले हुए लगभग 4 साल हो गए हैं, ठीक है, तब मैं एमएससी कर रही थी और आज तक भी उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि अगर जो एक तो वैकेंसीज इतनी कम निकलती हैं और जब निकलती हैं तो उनके एग्जाम्स नहीं होते हैं, और एग्जाम्स हो जाते हैं तो उनकी रिजल्ट नहीं आता है प्रॉपरली, ठीक है। ऐसे ही एक DSSB में वैकेंसी निकली थी अभी, ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि मैम 6 या 7 वैकेंसी थी जिसमें जनरल की 3 या 4 वैकेंसीज थी ओनली, ठीक है। और उसमें जहाँ पर मेरा सेंटर था वहीं पर ही 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आए थे, मतलब कैंडिडेट्स आए थे जिन्होंने अप्लाई किया था, ठीक है। और ऐसे इंडिया के बहुत सारे ऐसे सेंटर्स थे, यहाँ तक कि मेरा दिल्ली में था सेंटर और दिल्ली में भी बहुत सारे सेंटर्स थे। तो आप देख सकते हैं कि इतनी कम वैकेंसी है उसके बाद भी कितने सारे लोग अप्लाई करते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जॉब की कमी हो गई है, ठीक है। तो लोग कितने ज़्यादा बेरोजगार हैं, मतलब सभी को जॉब चाहिए बट उतनी वैकेंसीज नहीं निकल पाती हैं। तो यस, यही था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आप लोगों को इंडस्ट्रियल जॉब एंड एकेडमिक जॉब्स की रियलिटीज़ के बारे में बताया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैम का चैनल है रेप्लिका वर्ल्ड जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ जाकर के देख सकते हैं। मैडम भी बहुत इंटरेस्टिंग सा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाती रहती हैं, उसमें जाके आपको देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।